लेके आया हूँ तो क्या दे, अब तो अच्छी सी एक प्याली बना के मेरे को भी देनी चाहिए। अब गुप्ता जी की मिसेज खुश होके गई, मुस्कुराई, इसकी तरह समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? कोई चाय है, सिर्फ लिफाफा चेंज हुआ है ना। हमारे माइंड में मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, क्या घुसा हुआ है, माफ करना, हमारे बहुत सारी बहनें यहाँ पे हैं, उनमें एक प्रॉब्लम क्या है, पतिदेव चले गए ड्यूटी पे, बच्चे चले गए स्कूल में, घर पे थोड़ा सा काम किया, खूब टीवी किया। अब उसको बेचारी को जब तक वो टीवी पे वो लैक्मे की और फलाने की लिपस्टिक और वो पता नहीं सारी चीजें जब तक नजर नहीं आती, टीवी वाली मोर उसके ऊपर नजर नहीं आती, जब तक हमारे बच्चों को चीजें अच्छी नहीं लगती। अरे इतना 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 राज उन लोगों ने हमारे माइंड के ऊपर डाल दिया कि आप लोग बस क्या क्या बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ लोग समझ जाओ, एक दिन आएगा जिस दिन समाज इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन आप सिफारिशी ढूंढते फिरोगे, आपको हासिल करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ। अब समाज से इसका क्या लेना देना, एक उदाहरण देके बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक शादी है, मेरे घर में एक शादी है, अपना उदाहरण ले लेता हूँ। शादी का एक परंपरा, उसके फेरे करवाए जाते हैं, उसका निकाह करवाया जाता है, पूरा समाज उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? इसको दूसरे तरीके से बताओ, बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई लड़का एक लड़की को लेके भाग जाए और मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके निकाह कर ले, तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? क्यों भाई, काम तो उन्होंने बेचारों ने वही किया, इतने सारे लोग मिलके करवा रहे हैं, क्यों? अदर भी मत, दूसरी तरफ मत जाना, मेरे मैसेज पे जाना। क्यों? बहुत सारे नुक्स निकाल के चले जाते हैं, बहुत सारी चीजों करके लाखों रुपए आपका बर्बाद हो जाता है उसी काम पे। अरे लड़कों ने अच्छा किया या बुरा किया? नहीं, ऐसा मत करना जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये एक मैसेज था। समाज उस तरीके से, परंपरा जो एक समाज की है, समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको इज्जत मान सम्मान देता है। अगर उस तरीके से नहीं करता तो लोग उसको गंदी नजरों से देखते हैं। ये होता है समाज का एक्सेप्ट करना और ना करना। यस या नो? आज लोगों ने आपसे बिजनेस को एक मेंबर बनाने का धंधा समझ लिया, एक चैन सिस्टम समझ लिया। इनमें आप लोगों का कसूर नहीं है। हजारों कंपनियां मार्केट के अंदर घूम रही है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई गधे बेच रहा है, कोई बकरे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और पता नहीं किसी किस नाम पे दूसरी कंपनियां जो है मार्केट में लोगों को ठग रही हैं। आपसे पैसा लिया, उन कंपनियों के अंदर एक चीज बताई जाती है कि 5-5 हजार रुपए के तो उल्लू बना, पहले खुद उल्लू बन 5 हजार रुपए में, 5-5 हजार के तो उल्लू बना के ला, और जो है ऊपर वाले उल्लू को मिल जाता है 6 हजार रुपया 5 के बदले। अब नीचे वाले दोनों उल्लुओं की ड्यूटी होती है कि तुम भी 2 उल्लू बना के लाओ। वो नीचे धीरे धीरे करके 2 उल्लू बनाते हैं, धीरे धीरे करके उल्लुओं की फौज इकट्ठी हो जाती है। जब बहुत बड़ी उल्लुओं की फौज इकट्ठी हो जाती है तो ऊपर वाला उल्लू भाग जाता है। ऊपर वाला उल्लू कौन? कंपनी का मालिक। जब बड़े वाला उल्लू नहीं रहा तो नीचे वालों का क्या होगा? अब वो ऐसे लोग फील्ड में मिलेंगे आपको कि यार मैंने भी जो है फलानी कंपनी की थी, मेरा इतना पैसा लेके भाग गई। यस या नो? अरे आरसीएम बिजनेस को हम उनके साथ कंपेयर करते हैं। आरसीएम बिजनेस में खुदा ने आपको दिमाग दिया है। अरे आपने, आपके पड़ोस में कोई किराने की दुकान है और आपकी किराने की दुकान से आप सरफ साबुन खरीद के लाते हो, क्या कभी अपने माँ बाप की ड्यूटी लगाई है कि पापा मैं सरफ खरीद के लाऊं, पड़ोसी का ध्यान रखना, भागना देगा? ये ड्यूटी किसी ने? आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस में आप आरसीएम की दुकान पे गए और आरसीएम की दुकान से आपने एक सरफ खरीदा, एक साबुन खरीदी, पैसे दिया, खरीद के घर ले आए और अगले दिन आरसीएम बिजनेस भाग गया, तो आपका कुछ लेके गया? आरसीएम बिजनेस को करने से ज्यादा आप लोगों का नुकसान क्या हो सकता है दोस्त? आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ ये हो सकता है कि आरसीएम बिजनेस आपको पैसे नहीं देगा। ये तो हो सकता है, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो सकता। आरसीएम बिजनेस से पहले जहां से आप सामान खरीदते हो वो लोग आपको पैसा देते हैं क्या? जब यार आज तक आप लोगों ने कहीं से पैसा नहीं लिया और आरसीएम भी आपको खरीदारी करने से पैसा नहीं देगा तो कौन सी तो चल जाएगी? अगर गलती से मिल गया कुछ वहां से, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है। इंसान को डरना वहां चाहिए जहां पे उसने लाखों रुपया लगाया हो तो उसका डूबने का खतरा हो। सिर्फ दुकान बदलनी है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है? दुकान बदलनी है। आज मेरे यंग ब्लड साथी पिछली बार भी बता के गया था, मजाक में मत लेना, हो सकता है मजाक में ले लो, लेकिन मैं इसको हमेशा सीरियस लेता हूँ। आप लोगों के पास कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई अभी तक? ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई। करना भी मत। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पूरी बात सुन लिया करो उसके बाद।
मैं जब गांव में था, मैं गांव में रहता था, मेरी बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको थोड़ी सी। मेरा पूरे गांव में ओनली जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारा ओनली एक ही घर है वहाँ पे, और मेरे घर के सामने एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई की है। यूरिया समझते हो, खाद, जिसमें खाद आता है खेत में डालने के लिए, समझते हैं? जिस वो बोरे के अंदर प्लास्टिक का बोरा आता है, खाद जिसमें आता है, समझ रहे हैं? उसका सिला हुआ एक बैग हुआ करता था जिसमें मेरी किताबें हुआ करती थी। जिंदगी में कभी बाइक खरीदने की हमारी औकात नहीं थी कि मैं कभी जिंदगी में बाइक भी परचेज कर लूंगा, लेकिन सपने, ड्रीम बहुत बड़े थे। हमें कहा जाता है कि सपने देखना बुरी बात है, इतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना औकात हो अपनी, बोला जाता कि नहीं बोला जाता? लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। हाँ, उतना ही सोचना चाहिए इंसान को, कभी बड़ा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जिंदगी में बड़ा सोचना कोई पाप नहीं है अगर आप खुदा से मांगे तो। यस, उसको अगर बीच में लेके मांगे तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, अगर मैं बीच में लगा के करोगे तो बुरा है, डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता। मेरे जिंदगी में सपने थे। सपने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जागती हुई आंखों से सपना, एक होता है सोती हुई आंखों का देखा गया सपना। सोते हुए आदमी बेकार में घूमता रहता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता, सवेरे उठते हैं सपना खत्म। जागती हुई आंखों का मतलब होता है, आप अगर देखिए, आपका सपना हो सकता है कि मैं जो है अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, आपका सपना हो सकता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, आपका सपना हो सकता है कि मैं जो है हज करना चाहता हूँ, आपका सपना हो सकता है कि मैं फलानी चीज करना चाहता हूँ। कुछ भी आपका सपना हो सकता है। जब आपके दिमाग में कोई चीज आएगी तभी जाके आप उस लाइन में जाएंगे कि डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, हज भी कर सकते हैं। यस या नो? ये होता है सपना। मेरा भी एक सपना था कि जिंदगी में कुछ अच्छा करूं, बड़ा करूं। जब मैं गांव में रहता था तो मेरे दोस्त जब घूमने के लिए जाते थे, कभी कभी मम्मी को परेशान करता था कि मेरे को पैसे दो, एक टूर जा रहा है, मेरे दोस्त जा रहे हैं, मैं भी घूमने के लिए जाऊंगा। पापा से सभी लोगों को डर लगता है, मेरे को भी लगता था। अब बेचारी मम्मी से पैसे लिए, कई बार गुस्से में परेशान हो जाती थी, मेरे को बोलती थी तेरे को पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वो कौन आ जाएगी? कौन आ जाएगी? जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी उस दिन तेरे को पता लग जाएगा। मैं अपनी मम्मा को बोलता था कि यार मैं इस बिजनेस के लोगों की शादियां होती हैं, क्या उनके साथ बुरा होता है, मेरे साथ कौन सा उल्टा होने वाला है। मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं अपने बिजनेस, जो मेरा बिजनेस था बताऊंगा उसको, मैं थोड़ा लगभग 115-20 किलोमीटर अपने मम्मी पापा से दूर रहने लगा। शादी होने के बाद मिसिज मेरे साथ रहने लगी। मेरी मिसिज ने पहली बार मुस्कुरा के मेरे को कहा कि एक डायरी और एक पेन निकाल लो। मैंने निकाला। मेरी मिसिज ने बड़े प्यार से मेरे को लिखवाया कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। ये जो शादी नहीं हुई ना जिन लोगों की, उनको बता रहा हूँ। मैंने लिख लिया मैंने 1 किलो उड़द की दाल। उसने बोला कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। मैंने कहा लिख तो लिया, अभी उड़द की दाल। उसने कहा कि नहीं, वो छिलक वाली दाल होती है उड़द की, ये दूसरी किस्म होती है उड़द की। उस दिन मेरे को पहली बार पता लगा था कि उड़द की 2 किस्म होती है, क्योंकि अब तक तो खाया था, माँ बाप कमा के लाते थे, मैं खा रहा था। एक चीज होती है ना, जब अपनी मेहनत से कमा के 1 रुपया भी लाते तो उसकी कीमत का पता चलता है। अरे वो क्या जिंदगी जो अपने माँ बाप के सारे ये सोच रहे हैं कि मेरा बाप कमा रहा है, मेरा बाप ऑफिसर है, वहां से आ जाएगा कमा लेंगे। अरे जिंदगी तो वो है कि अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद दिखाए अपने माँ बाप। तो आगे लिखो 1 किलो नमक, 1 किलो चावल, 1 किलो फलानी चीज, 1 किलो फलानी चीज। वो लिस्ट इतनी लंबी होगी। मेरे को कई तरह के पसीने आए उस दिन। मेरे को मेरी बात जो बताती थी कि किन तेरे को पता लग जाएगा जिस दिन, मेरे को उसकी बात याद आने लगी बहुत पुरानी, कि मेरी माँ ठीक बोलती थी। अब आज इस साउदीन खान को नमक, हल्दी, मिर्च, लिपस्टिक, हर चीज के रेट के बारे में पता है, क्योंकि कुछ कमा के लाना पड़ता है। अब आजकल के यंग बलड का हाथ क्या है? आरसीएम का हाथ लगा तो कूदेगा, अरे करंट मार दिया जैसे, इसको पता नहीं कौन सी एक गंदी चीज उसको बता दी। हजारों रुपए की ड्राइव डाल रहा है, मोबाइल ले रहा है, फोन कर रहा है, मिस कॉल करके छोड़ रहा है। ये उसका स्टैंडर्ड है। आज की यंग बलड की बात बता रहा हूँ। एक मोबाइल है 2-3 हजार, 10-15-20 हजार रुपए का, किसी दोस्त को फोन करता है तो मिस कॉल करके छोड़ रहा है। ये उसका स्टैंडर्ड है। अरे कब तक बचोगे? अंदर से डब्बे बने पड़े हैं, ऊपर से हम पता नहीं कुछ और नजर आ रहे हैं। कभी नहीं बच सकते। जब जिम्मेदारियां पड़ेगी तो सब कुछ याद आ जाएगा।
आज मंगनी हुई रिश्तेदारी, माफ करना, देखिए बुरा मत समझना, चीज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। सगाई यानी कि मंगनी जो भी है हो जाती है। आजकल का यंग ब्लड का ये हालत लग गया फोन पे, मेरी जान तू आ तो जा, तेरे लिए सितारे तोड़ के लिए जाऊंगा, तेरे लिए जमीन नहीं कर दूंगा, तेरे लिए फलानी चीजें कर दूंगा, लगे हुए हैं फोन पे। अब बेचारी वो जान की साथी होती है, घर पे आती है, बोलती है जी मेरे लिए 250 रुपए का सूट ला दे। शर्म की वजह से गर्दन नीचे झुक जाती है। अरे अपनी गर्दन को नीचे झुकने से पहले पहले कर लेना चाहते हैं बिजनेस को, खुदा आपकी गर्दन को कभी नीचे नहीं झुकने देगा। कुछ नहीं है दिखावे में, ये दिखावा जो है दिन बदल जाएगा और जब जिम्मेदारियां पड़ेगी। अरे क्या वो सारी चीजें, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीबी की जिंदगी बुरी जिंदगी है, वो मालिक जिस हाल में रखता है उसी हाल में, लेकिन जब ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया, सारी चीजें दी, उसने कहा कि तू सारे काम कर, जो वहाँ का वापसी का जो तेरा काम है उसको भी करता रहे, लेकिन दुनिया कमाने से तू मना नहीं करता। अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना, दुनियावी तालीम और दोनों तालीमें देना, ये भी एक इबादत है। आज हम पीछे क्यों हैं? अब समझिए मिडिल क्लास लोग हम इसीलिए हैं कि दोस्त हम अपने बच्चों को ना तो अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। आज अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। एक अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते, इतना महंगा हो गया सब कुछ कि हमारे बस की बात नहीं रही। यस या नो? अरे कुदरत ने हमें मौका दिया, ये एक ऐसा बिजनेस दिया, जब इतिहास लिखा जाता है ना तो दुनिया को पता नहीं लगता। बापू गांधी जब देश को आजाद करवाने के लिए चले तो लोगों ने गालियां दी थी, ये बूढ़ा आदमी देश को आजाद कराएगा, कपड़े इसके शरीर पे है नहीं। बहुत सारे लोग उसके साथ लगे, धीरे धीरे करके वो लोगों को प्लान दिखाने लगा। क्या करने लगा? लोगों को प्लान दिखाने लगा। किस चीज का प्लान दिखाने लगा? आजादी का प्लान दिखाने लगा। बहुत सारे लोगों ने मना किया, अरे चल चल तेरे जैसे ही वो तू इन अंग्रेजों में टक्कर ले लेगा। लेकिन वो प्लान दिखाता गया। कोई जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, तो कोई अब्दुल हमीद के नाम से, तो कोई किसी नाम से, तो कोई किसी नाम से, लोग ज्वाइनिंग करते चले गए, कारवा बढ़ता चला गया, एक दिन देश आजाद हो गया। यस या नो? इसको मामूली बिजनेस मत समझो, इसको ये भी एक इतिहास लिखा जा रहा है। जब दुनिया के अंदर परिवर्तन होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन जीतता हमेशा परिवर्तन है। एक आदमी से सिलसिला शुरू हुआ, आज पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। आप एक छोटी सी मीटिंग अटेंड कर रहे थे, समुद्र को देखना, जिस दिन बड़े बड़े IPS ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको जब नजर आएंगे बिजनेस के अंदर, आपको अपने से सवाल करके देखिए, आप मेरी औकात क्या है जब इस तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। बाहर निकल के देखिए। आज मैं बोल दूं नौकरी दिलवा दूं, अंडोमान जाना है, वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए चले जाओगे, अरे इस बिजनेस में बिना पैसे लगाए आपको लाखों रुपया इनकम आपके बच्चों को आ सकती है। आप इसके बारे में क्यों नहीं समझ पा रहे हो? खत्म कर दें प्रोग्राम? नहीं, ज्यादा भी ठीक नहीं है, एकदम से मास्टर नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्त पछताओगे एक दिन अगर इन सारी चीजों को आप समझ ले अच्छे तरीके से। वो एक पेड़ पे बैठ के उस डाल को काट रहा था और उसी डाल को काट रहा था। क्या कर रहा था? उसको काट रहा था। एक अच्छा इंसान वहां से गुजरा, उसको बोलने लगा कि भाई इसको मत काट यार, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहा है। उसने कहा चल चल बहुत आते हैं तेरे जैसे। अपने आप को भोजा तो होशियार समझता है क्या? नहीं मानी, उसने सोचा कि कोई पागल है, बेवकूफ हो, बेचारा चल दिया। थोड़ी देर के बाद वो दाल कटी और उसके साथ नीचे। अब वो इंसान उठा, उसके दिमाग में तरह तरह की चीजें चलने लगी कि यार वो जो आदमी था वो कोई महात्मा आदमी था, वो तो स्पेशली कुछ ऊपर वाले की तरफ से आया था, तो तेरे को बता रहा था, उसको स्पेशल जानकारी है। वो दौड़ा और जो है उस बंदे को उसने दौड़ के पकड़ा के उसके पैरों में पड़ गया कि भाई साहब माफ कर दे मेरे को, और बस तुम तो कोई पहुंची हुई चीज हो, तुम तो बहुत बड़े महात्मा हो, जब मेरे को ये बता दो, मैं जब तक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक आप मेरे को ये नहीं बताओगे कि मैं मरूंगा कब। तो वो बेचारा परेशान हो गया कि यार ये तो गलत पंगे के हाथ लगा लिया मैंने, इसको क्या बताऊं। लेकिन वो परेशान, उसने सोचा कि इससे पीछा छुड़वाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने एक धागा निकाला और उस आदमी के हाथ पे बांधा और उसने कहा कि बेटा जब तक ये धागा तेरे हाथ पे है तो जिंदा है, जिस दिन ये टूट गया उस दिन तू मर जाएगा।
समय गुजर गया, समय गुजरता चला गया। एक दिन हैदराबाद जैसे सिटी में वो आदमी एक चौराहे पे आया और अचानक उसने देखा कि उसके हाथ पे धागा नहीं है, तो चौक पे जो चौराहा था वहीं पे लेट गया कि तो मर गया। अब एक इंसान वहां पे आया और पूछ रहा है कि भाई साहब औरंगाबाद कौन सा रोड जा रहा है, यहाँ पे जो भी आपके चौराहे से रोड लगते हैं। अब कोई उसको सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, पड़ा उसको नीचे लेटा लेटा उसको देख रहा है कि यार ये रास्ता पूछ रहा है लेकिन वो बता नहीं रहा है। जब थोड़ी देर हो गई तो वो लेटे लेटे उसको पता क्या बोल रहा है कि भाई साहब बता तो मैं भी देता पर क्या करूं, मैं तो मरा हुआ हूं। मैंने बिजनेस को शुरू किया, आपकी जिंदगी में भी ऐसा होने वाला है, हमारे साइडों में होना शुरू हो चुका है। ऐसा ना हो कि जिंदगियां बदले, समय गुजरे और आपके पड़ोस में से एक बेटा, आपके पड़ोसी का बेटा एक लग्जरी कार में कॉलेज में जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ या MBBS का कोर्स कर रहा हूँ और आपका बेटा आपसे पूछे कि पापा इस पड़ोसी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जिससे इसका बेटा कॉलेज में जाता है तो 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके जाता है, आपने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो आप नहीं कर पाए। और उस दिन आप शर्माएं और आपकी नजरें नीचे हो जाए और उस दिन आप मरे हुए आदमी की तरह बोलो कि बेटा बता तो देता पर क्या करूं, मैं मरा हुआ हूं। थोड़ी सी स्टोरी बता दी मैंने अपनी। गरीबी क्या होती है, गरीबी के चोंचले, अमीरी के चोंचले क्या होते हैं, बड़े नजदीक से देखें। गरीबी क्या होती है, बड़े नजदीक से देखिए। छोटी सी अपनी स्टोरी बता के सेमिनार को समाप्त कर रहा हूँ। स्कूल में पढ़ा, बड़े सपने थे, कुछ करना चाहता था। एक ऐसे माहौल में रहा जहाँ पे सारी चीज़ों की जानकारी बचपन से ही माँ बाप ने दी। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ, मेरे बड़े भाई हाफिज हैं, डॉक्टर हैं, मेरे छोटे भाई आलिम है, उनका अपना बिजनेस है। मेरे पापा, बहुत सारी चीज़ें। मैं कैसे माहौल में रहा जहाँ पे मेरे को दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों के बारे में हमेशा चिंता रही। मेरा एक ऐसा बिजनेस मेरे को शौक चढ़ा बचपन में। मैंने अपने माँ बाप से जिद की और मैं जो है स्कूल में पढ़ाई करते करते मैं जिद कर बैठा कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। बहुत मना किया माँ बाप ने, लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा। और मैं अपने घर से जो है एक साइकिल पे जाता था, आगे टिफिन लगा होता था मेरे खाने का। 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, एक स्टूडियो के पास मैं जाता और वहाँ पे जो है अपने काम को सीखने के लिए स्टूडियो का काम जानने लगा। 3 साल तक मैं एक स्टूडियो की दुकान पे काम सीखने के लिए जाता। जब सर्दी होती थी तो बहुत ज्यादा ठंड लगती थी, हाथ सुन हो जाते थे। रास्ते में हाथों को सेक सेक के कई बार सेक के जो है उस दुकान पे जाता था। कई बार लेट हो जाता था तो मेरा उस्ताद मेरे को थप्पड़ मारता था कि इतने लेट क्यों आया। 3 साल की जिंदगी उस तरीके से। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक समय आया, मैंने बहुत कम उम्र में जो है स्टूडियो का काम कंप्लीट किया और मेरे को एक टेंडर मिला। एक बार में एक न्यूज आया जिसको हम क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे दोस्तों ने उस टेंडर को लेने के बाद जो है तो मैं लगभग 6-7 महीने तक नागपुर में रहा और एक अच्छा पैसा कमा के मैं यहाँ से जब वापस गया तो मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं कुछ और भी काम करना चाहता हूँ। तो अपनी शादी से पहले ही माँ बाप को छोड़ के लगभग 120-30 किलोमीटर के एरिया में रहने लगा। और एडिटिंग का काम जैसे आपके 10-12 साल पहले की बात है, मैंने मारुति 800 परचेज की और जो है जिस आदमी के पास 12 साल पहले ही मारुति 800 हुआ करती थी उस आदमी के अलग स्टैंडर्ड हुआ करता था। मैंने शुरू में एक सवाल किया कि आप लोगों के अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी इनकम जब मेरे घर में आने लगी तो दोस्त मेरे अंदर ईगो आने लगी और मेरे को लगा कि शायद अब तो बहुत कामयाब इंसान हो गया है। मैं अच्छे लड़कों के साथ, अच्छे परिवारों के साथ मेरा बैठना उठना शुरू हुआ। कजन थे जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं जो मेरी बात को समझ सकते हैं। उसने कहा कि साहुद्दीन तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लोगों के यहाँ पे नौकरियाँ कर रहा हूँ 10 साल से, अगर तुम ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दो तो इससे ज़्यादा इनकम ले सकते हो। मैंने कंडीशन रखी कि भाई ठीक है मैं पैसा लगा देता हूँ लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है, करना तुम्हें। और इसी के साथ मैंने जो है अपना ट्रांसपोर्ट का काम, अपना जो बिजनेस था उसको मैं छोड़ना भी इसलिए चाहता था क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों के टच में रहा। रायपुर, आप लोगों ने एक जगह नाम सुना होगा, देवान, सहारनपुर, इन लोगों के जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि आप ठीक नहीं कर रहे हो साहुद्दीन, इस काम को बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरे को कोई रास्ता नहीं नजर आना था कि इस काम को छोड़ के मैं करूँगा क्या। लेकिन एक बात है दोस्त, आप लोगों ने सुनी होगी कि खुदा अगर आपको देना चाहता है तो उससे जब आप अच्छी तलाश की, एक अच्छी रोजी की तलाश करते हैं तो उससे बढ़िया आपको दे सकता है।
मैंने भी बिजनेस को छोड़ने का अपने मन में सोच लिया कि मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा। और जो है कुछ ही दिनों के बाद मेरा जिस स्टूडियो के काम को बेचने के बाद मैंने एक ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। 4-5 गाड़ियां मैंने बनाई जो ट्राले होते हैं। कुछ गाड़ियां मेरी अहमदाबाद गुजरात से माल लेके जाने लगी, कुछ गाड़ियां गुवाहाटी से कोयला लाने लगी। और जो है मेरे को 15-15 दिन में जब गाड़ियां आती हैं तो कोई 50-70 हज़ार रुपया, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, इस तरीके से मेरी गाड़ियां। मैं अपने जो गरीब रिश्तेदार या इस तरीके से उनसे बात करनी मैंने बंद कर दी। एक अलग तरह की जिंदगी को मैं जीने लगा जो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन उसकी मार जब पड़ती है तो इंसान समझ नहीं पाता। धीरे धीरे करके मेरी जिंदगी चलने लगी, आगे बढ़ने लगा। और उसी जमाने में मेरे पास आरसीएम बिजनेस आया। एक ऐसे इंसान मेरे पास आरसीएम बिजनेस को लेके आए जो 1500 रुपए की नौकरी करते थे, जहाँ पे मैं किराए पे रहता था गुआने के अंदर। मेरे घर के सामने से निकल के जाते थे और जो है जब 1500 रुपए की नौकरी, टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, और वापस आते थे तो रोज मेरे को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताते कि दुकान बदलने से पैसा आता है। मेरे को विश्वास नहीं होता। मैं बार बार, क्योंकि उस समय वो आदमी मेरे पास साइकिल स्कूटर पे आता था, मेरे पास एक मारुति 800 हुआ करती थी। एक ईगो की वजह से मैंने बिजनेस को नहीं समझा। बहुत सारे प्रोडक्ट इस बिजनेस के अंदर नहीं थे उस समय पे। वो आदमी, मैं इतना परेशान हो गया कि कई बार वो आता, हॉर्न बजाता स्कूटर का, मैं अपने भतीजे को बोलता कि देखना कौन है। वो बोलता कि अंकल वो आरसीएम वाले में बोल देता कि बोल यार मैं यहाँ पे नहीं हूँ। बहुत सारे लोग आपके साथ भी ऐसा करते होंगे, वो करेंगे क्योंकि जब हमने किया तो उनको क्यों नहीं करना, उनका तो हक है। इस तरीके से जिंदगी चलने लगी दोस्त। और जो है मैं ट्रांसपोर्ट के काम में गया और मैंने आरसीएम बिजनेस को पकड़ के मेरे को 15 लोगों की मीटिंग में बिठाया। एक आदमी वहाँ पे बोर्ड पे प्लान दिखा रहा था और लंबी लंबी फेंक रहा था कि एक जमाना आएगा कि आरसीएम के लीडर जो है प्लेन से सेमिनार लेके जाया करेंगे, प्लेन से सेमिनार लेके वापस आया करेंगे। मैं हंसने लगा बड़े जोर जोर से उस दिन, यार ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। मेरे दोस्त जो मेरे को मीटिंग में लेके गया, मेरे पैर पे पैर रख के जोर से दबाया। उसने कहा तू हंस क्यों रहा है? मैंने कहा इतने लोगों को ये आदमी बेवकूफ बना रहा है कि 15 जो है लोग प्लेन से जाया करेंगे, प्लेन से आया करेंगे। ये आदमी बड़ा चालू किस्म का, 1500 रुपए लेके प्लेन से ही जाएगा, वापस आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ। मैंने इसलिए मजाक उड़ाई, मेरे को नॉलेज नहीं था। वो आदमी जो समय पे जो है बोर्ड पे प्लान दिखा रहा था, वो कौन था जानना चाहते हैं? शादी मत बजाना क्योंकि मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। वो आदमी मिस्टर पीसी छावड़ा जी थे जो हमें प्लान दिखा रहे थे 15 लोगों को। उस समय पे 15 लोगों को प्लान मैंने देखा, लेकिन सब लोगों ने ज्वाइनिंग किया, मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं किया क्योंकि मैं उस समय कहीं और उड़ रहा था। एक अच्छी खासी इनकम मेरी आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके तो ट्रांसपोर्ट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। ड्राइवर उसमें रखे हुए थे और जो है कई अब जो गाड़ियां पुरानी होने लगी, किसी ड्राइवर का फोन गुजरात से आता तो किसी का बिहार से आता कि गाड़ी आरटीओ ने पकड़ लिया है, वो 50,000 मांग रहे हैं, क्या करें। अब मैं जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकला था, मैं डरता था। बिहार के नाम से तो मैं वैसे ही डरता था। अब वो आके मेरे को लिखवा देते कि इतना आरटीओ को दिया है, टायर फट गया, ये हो गया, वो हो गया। और धीरे धीरे करके मेरा काम नीचे जाने लगा। अचानक गोपालगंज एक जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पे एक बाढ़ आता है हर साल में बिहार में। वहाँ पे मेरी 3-4 गाड़ियां कोयला लेके आ रही थी जो वहीं के वहीं पलट गई। और जो है 1 महीने तक मेरी गाड़ी उस पानी के अंदर पड़ी रही। हम इसलिए उसको नहीं निकाल पाए क्योंकि 10 किलोमीटर पानी उसके पीछे था, 10 किलोमीटर इधर, और लगभग 5-5.5 फुट की ऊंचाई से पानी वहां से चल रहा था, जिसकी वजह से वहां से गाड़ियां नहीं निकाल पाए। कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जब मैंने हिसाब किताब किया अपना टोटल, तो दोस्तों मैंने 15-20 लाख रुपए अपने ट्रांसपोर्ट के काम में लगा था। वो सब बर्बाद होने के बाद 5 लाख रुपए का कर्जा मेरे सर पे हो गया। मैं अपनी जिंदगी में वहीं लौट गया जहां से मैंने अपनी जिंदगी को खून पसीने से सींच के जीरो से जहां से शुरू किया। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ऊपर वाला मेरे को ठोकर लगाना चाहता है मेरे को समझाने के लिए। आप लोगों को भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जो मर्जी हो, कितने बड़े करोड़पति हो जो, लेकिन जिंदगी में कभी उसको मत भूलना। मैंने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके जब वो चीज देखी, और मैं उस समय जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मेरी शादी हो चुकी थी, एक जिम्मेदारी के साथ मैं वहां पे रहने लगा। ऐसा हाल मेरा हो गया कि जो है मेरे को डर लगने लगा कि मेरे घर पे अगर कोई मेहमान आ गया तो मेरे पास पे इतना भी नहीं था कि उनको सही ढंग से मेहमानदारी कर सकूं। और एक कड़वा सच आपको बताता हूं कि जब आपके पास 2 पैसे होते हैं तो लोग आपको सैल्यूट करते हैं, चाहे आपके अपने हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं रहता तो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं। पैसे को सैल्यूट, मैं कहता हूँ कुछ लोग पैसा पैसा पैसा, अरे आपसे में पैसा पैसे का जिक्र हो रहा है। दोस्त मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी आदमी कुछ नहीं होता। तो लोगों ने मेरी मजाक उड़ानी शुरू की और मैंने अपनी मिसेज से सलाह की कि मैं बिजनेस को जो है क्या करें, अपने ये हाल हो गया है। तो मेरी मिसेज ने मेरे को बहुत अच्छी सलाह दी कि इस मकान को हम बेच देते हैं जो हमने अपनी मेहनत से बनाया था, और इसको बेच के गाँव में चलते हैं। मैं मम्मी पापा के पास रहूंगी, तुम किसी फोटोग्राफर की दुकान पे 2000 की नौकरी कर लेना।
आज आप लोगों को दिल से बताता हूँ दोस्त, मैं करना चाहता था लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आई कि जिस काम को मैं छोड़ चुका हूँ और जिनकी दुआओं से मैं छोड़ चुका हूँ उस काम को दोबारा से हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे मेरा जो मर्जी हो जाए। ये काम दिल में लेके इससे खुदा से दुआ करता गया और मेरी जिंदगी में दोबारा से मैं अक्सर एक शेर बोलता हूँ दोस्त, पिछली बार भी आप लोगों ने सुना होगा कि यूं तो जगाने के लाखों बहाने आते हैं उसको, यूं तो जगाने के लाखों बहाने आते हैं उसको, दरों पे दस्तके देने खुद खुदा आया नहीं करता। यानी कि वो खुदा, वो भगवान किसी इंसान के पास चल के खुद नहीं आता कि चल बेटा खड़ा हो जा मैं तेरे को करोड़पति बना दूं। वो किसी ना किसी इंसान को माध्यम बना के आपकी जिंदगी में भेजता है। पहचानना ना पहचानना आपके हाथ में होता है। मेरी जिंदगी में जब मैं इस तरह की कगार पे आ गया और अंदर ही अंदर मैं दुआ मांगता था और ऐसी हालत मेरी हो गई, लोगों ने मेरे को जो है एक पागल और बेवकूफ बोलना शुरू कर दिया। उस समय पे एक इंसान मेरे घर पे आए, उस खुदा ने एक इंसान को, इतने एक इंसान को मेरे घर पे भेजा जिसको आप सुन चुके हैं, मिस्टर विजय विरोधिया जी मेरे घर पे आए इन दिनों में। और विजय विरोधिया जी ने आके, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, हम सब लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मैं सब कोई एक दूसरे को बड़े नजदीक से जानते हैं। तो वहां पे जब मैंने इस चीज को, उसने मेरे को बताया कि यार साबुद्दीन, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है आपके बिजनेस के अंदर, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तू क्यों नहीं करता इसको, तू समझ ले। देख मैंने शुरू किया था, मैं साइकिल पे आता था, आज मेरे पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है। मैं उसकी मजाक उड़ाने लगा, रस्सी जल चुकी थी लेकिन अंदर से बट नहीं गए थे। मैं उसकी मजाक उड़ा रहा था कि सही सही बता किसने दिए तेरे को लोगों को फंसाने के लिए। उस समय भी मैं विजय विरोधिया जी की मजाक उड़ा रहा था और विजय विरोधिया जी ने मेरे को बैठ के पूरा विजन क्लियर किया। उसका एक कारण था जिसकी वजह से मैं आरसीएम नहीं करना चाहता था। आरसीएम बिजनेस से पहले बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी कंपनियां मैं कर चुका था जिनमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को धोखा दिया। कुछ कंपनियां भाग गई, कुछ कंपनियों को हमने छोड़ दिया जो लोगों को उल्लू बनाने का काम करती। विजय जी ने मेरा विजन क्लियर किया। 15 जनवरी का दिन मेरे को आज भी याद है। एक जुनून के साथ मैं अपने घर से निकला और इतने जुनून के साथ निकला। उस दिन मेरी आंखों में आंसू इसलिए थे कि जो साबुद्दीन खान के पास कभी इतना पैसा हुआ करता था, जब मेरा ट्रांसपोर्ट या स्टूडियो का बिजनेस था, तो कई बार मेरी मिसेज मेरे को बोलती थी कि 20,000 रुपए बेडशीट के नीचे रखे हुए थे, आपने रखे क्या? मेरे को पैसे रखने के बाद मेरे को ध्यान नहीं रहते थे। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। एक लाखों में खेलने वाला लड़का जो आपके सामने खड़ा है, पहली बार अपनी मिसेज से बोला था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मैं बिजनेस को करना चाहता हूँ। मेरे को दिन आज भी याद है जब मेरी मिसेज ने 700 रुपया मेरे को दिया बिजनेस को करने के लिए। 700 रुपए लेके मैं घर से निकला बिजनेस को करने के लिए एक जुनून के साथ। और मैं एक सिटी है हरियाणा में, यमुनानगर, वहां पे बिजनेस करने के लिए गया। लोगों ने मुझे जो है कुछ ने हाँ किया, कुछ ने ना किया। और 10 दिन तक काम करने के बाद, क्योंकि आपसे में एकदम इनकम नहीं आती तो इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, मेरे 700 रुपया खत्म होने लगे। और जब मैंने देखा कि मेरे पास पैसा नहीं रहा तो मैं वापस आने लगा। तो डिस्ट्रिक्ट पानीपत, आप लोगों ने एक जगह सुनी होगी, मेरे गोहाना से एक जगह 40 किलोमीटर दूर एक जगह है। मैं चौराहे पे खड़ा हुआ और अपने घर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 3 रुपए की कमी है। मेरे पास किराया नहीं है। एक लाखों में खेलने वाला आदमी जिसके पास कभी पैसे की कमी नहीं हुआ करती थी, आज उसके पास 3 रुपए का किराया नहीं था अपने घर जाने के लिए। किसी भी तरीके से अपने घर में पहुंचा। पहुंचने के बाद मेरी मिसेज ने मेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। मेरे घर में एक बेटी जन्म ले चुकी थी उस समय तक, और हमको किसी कारणवश माँ का दूध नहीं पीती थी, हम उसको जो है ऊपर का दूध पिलाते थे। तो मेरी मिसेज, मेरे परिवार के अंदर जो लोग मेरे बिजनेस के ऊपर कभी मेरे को सल्यूट किया करते थे, मेरे परिवार में जिन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे घर के अंदर मेरी मिसेज मेरी गैर हाजिरी में, जब मैं 10 दिन घर में नहीं आया, मेरे परिवार में जब गई और उसने कहा कि मेरे को 30 रुपया चाहिए, मेरी बेटी को दूध पिलाना है। दूध तक पिलाने के पैसे दोस्त हमारे पास नहीं रहे। और मेरी मिसेज को बोला गया कि जरूरी है उसको आवारागर्दी में घूमना, उसको सब्जी की ठेला लगा लेना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको रिक्शा चलानी चाहिए, क्यों बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी को। वो पता नहीं कैसी कैसी चीजें मेरी मिसेज को सुनाई और मेरी मिसेज चुपचाप करके अपने घर आ गई। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे घर के अंदर मेरे बेटी को दूध पिलाने के लिए पैसे भी मेरे पास नहीं रहे। जब मेरी मिसेज ने मेरे को बताया तो छत पे, अपनी मिसेज के सामने नहीं, ऊपर अपनी छत पे जाके आंखों में आंसू आए, अपने खुदा से दुआ की कि वाकई में ये बिजनेस अगर पाक और पवित्र बिजनेस है तो मैं इसमें कामयाब होना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं बिजनेस को कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। अरे तुम्हारे पास टिकट के पैसे नहीं है, इसीलिए तो आज से बिजनेस को करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो क्यों करो इस बिजनेस को? पैसे नहीं है तभी तो करना चाहिए। ऊपर गया और ज्यादा जुनून के साथ मैंने अपने अंदर एक चीज ठान ली कि जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इन लोगों को जवाब देना है।
अपने घर से निकलता था टाई अपनी जेब में डाल के, मेरे घर के सामने एक मदरसा, एक मस्जिद, उसके बीच में एक चौराहा, कुछ लड़के खड़े रहते, एक दूसरे को ऐसे कोहनियां मार के बोलते चल दिया लोगों को लूटने के लिए। तरह तरह की मजाक मेरी उड़ाई गई, मेरे को पागल और बेवकूफ बोला गया और पता नहीं क्या क्या मेरे को कहा गया। आज खुदा से डर के एक चीज कहता हूँ दोस्त, जिस साबुद्दीन की बेटी को दूध पिलाने के लिए 30 रुपए की जरूरत थी, लोगों ने नहीं दिया, मेरे परिवार ने नहीं दिया। आज साबुद्दीन खान अगर पूरे गुहाने का दूध परचेज कर ले तो साबुद्दीन खान को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब कुछ दिया खुदा ने। जिस साबुद्दीन खान के पास कभी 3 रुपए की कमी हुआ करती थी, आज प्लेन का सफर हमारे लिए ऐसे हो गया जैसे यहाँ से आपके हैदराबाद से गांव में कोई बस जाती है, उस तरीके से हम जो है प्लेनों के अंदर सफर करते हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं है, कुछ खुदा ने दिया, लेकिन माध्यम बनाया किसको? बिजनेस को। जो लोग आपके साथ घुसना चाहते हैं, लेकिन माफ करना, कड़वा सच बता रहा हूँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी, बुरा मत मानना, अरे कैसे करें लोग इस बिजनेस को हमारे साथ 3 साल से कर रहे हैं, आज भी उसी साइकिल पे घूम रहे हैं। अरे 3 साल से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आज वही बाइक है, वही सारी चीजें हैं, एक आदमी आपको देख रहा है। अरे जब तेरा कुछ नहीं हुआ 3 साल में, तू मेरा क्या करेगा? बदलाव चाहते हैं लोग, आप जो दिखता है वो बिकता है। मेरे को लोग मजाक उड़ाते थे, जो लोग मेरे को घर पे जाके इस तरीके से कोहनी मारते थे कि चल दिया लोगों को फंसाने के लिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उस खुदा से डर के बोलता हूँ। एक वो जमाना था जब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, आज मेरे पास 12 लाख रुपए की इनोवा गाड़ी, जब अपने घर से निकलता हूँ और जो लोग मेरे को कोहनियां मार के देखते थे, जब तक मेरी गाड़ी दिखनी बंद नहीं हो जाती, लोग मेरी गाड़ी को देखते रहते हैं, गाड़ी को इस बिजनेस के माध्यम से। एक वो टाइम आया मेरे घर में, जिन लोगों रिश्तेदार मेरे को पागल और बेवकूफ बोलते थे, मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैंने एक हकीके का प्रोग्राम अपने घर पे रखा, बर्थडे, 5000 लोगों को मैंने इनवाइट किया। उस बिजनेस उस बर्थडे के अंदर हजार लाखों रुपए कमाने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी, राकेश शर्मा जी, विजय विरोधिया जी, वहाँ के लोकल ऑफिसर, एसपी, डीएसपी, जितने भी वहाँ के लोकल जो ऑफिसर थे, वो सारे के सारे जब मेरे बेटे के फंक्शन में आए और मेरे घर के आगे जो रोड जाता है उस पर पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार ये लड़का क्या करता है, ये वही लड़का है जो कभी पैदल यहाँ से जाया करता था, आज इसने क्या कर दिया कि सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर, लाखों रुपया कमाने वाले लोग, अरे 20-20 लाख रुपए की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, गर्मी के मौसम में सब लोगों ने पैंट कोट डाला हुआ है। अरे क्या करने लगा है लोगों का दिमाग खराब हो गया। एक जमाना था लोगों को प्लान दिखाता था, समझ में नहीं आता था, वो दिन गाड़ियां देख के लोगों को बिजनेस समझ में आने लगा। डीजे जो है, लंच का प्रोग्राम चल रहा है, समाज के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से सब कुछ 3-4 जगह पे अलग अलग तरह के मैंने प्रोग्राम, वहाँ पे एक दूसरी तरह का प्रोग्राम जिसमें मेरे दूसरे साथी आसिम डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे जो है लंच लगा हुआ है, हल्का हल्का आसिम का म्यूजिक चल रहा है, एक जगह पे डीजे का प्रोग्राम, वो दूसरी जगह पे चल रहा है, वहाँ पे जो है आसिम का म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से बहुत सारे लोग, मेरे को चीजें करनी पड़ी, मजबूरी थी मेरी। जब लोग जाने लगे, सभी लोग चले गए, रिश्तेदार अगले दिन जाने लगे, मेरी मिसेस को एक रिश्तेदार ने कहा कि मैडम जो है बहन जी हम जाना चाहते हैं, इजाजत दो। एक रिश्तेदार जो मेरे को पागल बोलता था, मेरी मिसेस ने फटाक से एक पैंट शर्ट का कपड़ा निकाला, 151 रुपए ऊपर रखा कि भाई साहब ये लो, हम अपने बेटे की बर्थडे की खुशी में सबको दे रहे हैं। मेरी मिसेस ने वो दिया, उस रिश्तेदार ने 1500 रुपया जेब से निकाल के मेरी मिसेस को दे दिया। मेरी मिसेस ने कहा कि भाई साहब ये 1500 किस लिए? कि मैं आसिम करना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम आसिम करना चाहते हो, तुम तो आसिम को पागल और बेवकूफ और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मेरी मिसेस ने कहा इसको समझ तो लो। मेरा रिश्तेदार बोलता है जो मेरे को पागल बोलता था कि बहन जी समझ लिया 2 दिन से, रोड के ऊपर भी आसिम, डीजे के ऊपर भी आसिम, लंच पे भी आसिम, गर्मी में पैंट कोट देख लिए, अब भी आसिम नहीं समझूंगा तो जिंदगी में कभी नहीं समझूंगा। 15 जो दिखता है वो बिकता है। अरे करके दिखाओ, लोग तो लाइन में लगा